चलिए तो वंस सेकेंड हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं, सभी छात्र छात्राएं जो भी स्टूडेंट तो यूट्यूब पर से जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है प्रोमिनेंट स्टूडेंट इसका निश्चित रूप से फ़ायदा उठा रहे होंगे। और कल मैंने लाइव क्लास में सर के साथ रखा था कि संस्थान किस प्रकार के प्रोग्राम लेकर आ रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप संस्थान की कोई इंक्वायरी नंबर पर जो कल वीडियो हुआ था उस पर आप कंसल्ट कर संस्थान से आप संपर्क करके जो भी जिज्ञासा है उसे आप शांत कर सकते हैं। साथ ही यह क्लास जो यूट्यूब पर निःशुल्क प्रसारित की जा रही है वो आपकी सेवा में लगातार जारी रहेगी। टॉपिक्स को लेकर, कभी प्रश्न को लेकर और किस प्रकार और कई बार हम प्रश्न को व्याख्यायित करने के मूड पर भी लाएंगे। हम प्रश्न का व्याख्यायित कराएंगे तो उसका प्रसारण यूट्यूब पर कराया जाएगा। आज हम एक नई टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे कि वहाँ तो सर ग्लैंड्स बता दिए थे और फिर आप यहाँ भौतिकी की बात कर रहे हैं। तो कुछ अल्टरनेटिव एक ही चीज़ें उबाऊपन हो जाता, तो कुछ कुछ चीज़ें बीच बीच में मैं वो साइंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसको लेकर आऊँगा। आज फिजिक्स में बीपीएससी के संदर्भ में कितने प्रश्न आते हैं और कौन कौन से चैप्टर इसके महत्वपूर्ण है, अध्ययन सामग्री के लिए हमारे लिए कौन कौन से विषय सामग्री होनी चाहिए, क्या हमें उसे अगर सही ढंग से अध्ययन करें, अगर स्वाध्याय भी करें, क्या सफलता पाई जा सकती है, या किसी भी संस्थान से आप जुड़कर आप किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं, चर्चा हमने कल किया था। तो आज मैं इस भौतिकी के जो सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है जिस पर हमें विषय को लेकर आज हम की पहले व्याख्या कर देता हूँ कब कब और कितने प्रश्न पूछे गए थे और ज्यादातर कितने प्रश्न आते हैं इसकी भी चर्चा करना जरूरी है। तो फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स की हम चर्चा कर लेते हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे। यूनिट यानी कि मात्रक एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट से यानी कि को हम मापन करते हैं, यह पहला चैप्टर है। इसी में यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से भी जानते हैं। डायमेंशन यानी कि बीमा के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर से जनरली जो प्रश्न पूछने की संभावना होती है वह एक से लेकर मैक्सिमम 2 प्रश्न तक आने की संभावना रहती है। कई साल यह प्रश्न आते भी नहीं है, लेकिन 1 से 2 प्रश्न यहाँ इस चैप्टर से आने की। दूसरा चैप्टर जो है वह है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, यह बहुत बड़ा चैप्टर है। यांत्रिकी, मैकेनिक्स में बहुत सारे आ जाते हैं। इसी में न्यूटन्स लॉ आ जाते हैं, न्यूटन्स लॉ आएंगे, वैल्यू ऑफ डी आ जाएंगे, और कैसे यह वेरिएशन करता है, वेरिएशन, वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ वैल्यू डी ऑन
डिफरेंट पॉइंट्स और ए सिचुएशन, यानी कि जी की अवस्थिति भिन्न भिन्न स्थितियों में यहां पढ़ना है। फोर्स के बारे में पढ़ना है, बल के बारे में पढ़ना है, टॉर्क के बारे में पढ़ना है, मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। ये सारे चीज यहीं पर पढ़ना है। बहुत इसके अलावा और भी चीजें हैं। मेन या मैकेनिक्स के अंतर्गत काफी बड़ा चैप्टर है। इस मैकेनिक्स से कई बार 2 से 3 प्रश्न सिर्फ इस चैप्टर से कई बार पूछ देते, हम 2 और मैक्सिमम 3 प्रश्न यहीं से आ सकते। नोट डाउन करते जाइएगा। तीसरा चैप्टर लिखिएगा हीट हो गया, हो गया, यानी कि ताप से पूछा जा सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन यहां पे रह सकता है। साउंड हो गया, साउंड एंड वेव से रहेगा, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। 5वें नंबर पर हो गया हीट, हीट और टेम्परेचर, यहां ही पर लेंगे। उसके बाद मिरर एंड इमेज, इट्स इमेज, और 6ठे नंबर पर हो जाएगा ह्यूमन आई। कैसे, ये ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ या बायोलॉजी में पढ़ना है, फिजिक्स की दृष्टि से देखना है ह्यूमन आई में किस प्रकार के दोष आते हैं और इसके लिए कौन कौन से मिरर का प्रयोग किया जाता है या लेंस का प्रयोग करता है, वो सब चीज पढ़ना है। 7वें नंबर पर आइएगा, सेल पढ़ना है। सेल, सेल वो कोशिका वाला नहीं, सेल, सेल यहां पर, यहां का मतलब बैटरी मतलब है। बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, बैटरी उसके बारे में पढ़ना है। 8 नंबर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत और करंट के बारे में पढ़ना है। कौन सा डायरेक्ट करंट होता है, कौन डीसी होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। करंट यानी कि धारा के बारे में पढ़ना है। नाइन्थ में लिख लीजिएगा, यहां से भी इलेक्ट्रिसिटी से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा नहीं। सेल से कई बार यहां से भी एक क्वेश्चन रहता है। ह्यूमन आई से कई बार इसमें रॉड सेल से पूछ देता है। मिरर इमेज से तो पूछता ही पूछता है, एक क्वेश्चन कंफर्म है। इससे खासकर न्यूमेरिकल पूछ देते हैं। तो हीट हो गया, साउंड हो गया, मिरर एंड इट्स इमेज हो गया, ह्यूमन आई हो गया, सेल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड और वेव हो ही गया है, हीट हो ही गया है, और जो है न्यूटन्स लॉ हम बता ही दिए हैं। हाँ, एक और लिख लीजिएगा 9th नंबर में फ्लोटेशन
पल्लवन, यहां से भी प्रश्न पूछने की संभावना होती है। उसके बाद में डिस्कवरी, डिस्कवरी खोज किसका किसका हुआ है, इसका कौन खोज किया है, जैसे कौन कौन से इक्विपमेंट है जिसका खोज हुआ है, किसने खोज किया है, से पूछ देता है। उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स, ये सबसे कम प्रश्न आते हैं। खोज से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, के बाद में हो गया आपका मैकेनिक्स, तो खैर बहुत बड़ा चैप्टर है, उसी में बहुत सारे चीज आ जाएंगे। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग लगभग इतने में मैकेनिक्स में ही बहुत सारे चीज आ जाएंगे, तो लगभग 11 से 12 टॉपिक्स है जिसको आप फिजिक्स में पढ़ लेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। और मैंने हर चैप्टर के आधार पर बताया कि 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स से पीएससी में। बहुत लोगों को लगा कि सर अब 1-2 क्वेश्चन तक, किसी साल वहां से 2 क्वेश्चन रहेंगे तो किसी चैप्टर से हुआ एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। मैक्सिमम आपको पॉसिबिलिटी बता दिया है कि यहां से इतने प्रश्न रहने की संभावना है। चलिए आज एक चैप्टर हम शुरू करते हैं फिजिक्स का, बहुत आसान से शुरू करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। यानी कि हाँ, और लेक्चर को आप सुनते जाइए गौर से, रटना कुछ भी नहीं। यूनिट जो होता है, किसी भी वस्तु को जब हम मापन करते हैं तो वह छोटी से छोटी मूलभूत इकाई होती है जिसके गुणज में हम की वस्तु का हम मापन करते। तो मापन किस क्षेत्र में करेंगे, या तो लेंथ में करेंगे, या ब्रेथ में करेंगे, या वॉल्यूम में करेंगे, या वेट में करेंगे, है कि नहीं। लेकिन जनरली जो उसका मापन किया जाता है वो मूलभूत रूप से या तो हम मीटर में करते हैं, यानी कि अगर लेंथ नापना हो, लेंथ को अगर नापना हो यानी कि लंबाई को नापना होगा, या तो वेट को नापना होगा यानी कि भार के रूप में मापना होगा, या जो मूलभूत इकाई के रूप में हम जो मापेंगे या तो लेंथ के रूप में मापेंगे, या वेट के रूप में मापेंगे, या उसका कितना वॉल्यूम है, इन सारी चीजों के रूप में मापेंगे। ठीक है, लेंथ को रटना कुछ भी नहीं है, मैं लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, और जब भी यह मापा जाएगा तो या तो मीटर में मापा जाएगा या सेंटीमीटर में मापा जाएगा। आगे बताऊंगा कि कहां सेंटीमीटर में मापा जाएगा और कहां मीटर में मापा जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और भार जो होता है, भार को हम या तो किलोग्राम में मापते हैं या फिर उसे किस में मापते हैं, या तो मिलीग्राम में मापते हैं, इस टाइप से। तो ये आपको जो है भार को मापने की इकाई हो गई। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं यूनिट के रूप में मापते हैं, यानी कि यह इसका यूनिटरी फॉर्म है जिसके इकाई स्वरूप में लेकर हम किसी वस्तु का भार मापते हैं या लेंथ मापने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यह कोई किताबी भाषा नहीं है,
बहुत ही व्यवहारिक पक्ष में मैं समझाने का प्रयास कर रहा। अब देखिएगा, यह जो मात्रक होते हैं उसको दो वर्गों में बांटा। एक तो होता है फंडामेंटल, जो यूनिट्स होता है वो जनरली फंडामेंटल या डेरिवेटिव के रूप में मानते हैं, यानी कि या तो फंडामेंटल यूनिट्स या डेरिवेटिव। अब फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब होता है मूल मात्रा, मूल मात्रा, और डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न मात्रा, व्युत्पन्न मात्रा। इसकी जो मूल मात्रक की संख्या जो है, इस संख्या है 7, है कि नहीं? इसकी संख्या 7 है। और यह बीपीएससी में पूछ कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो कितनी, लेकिन इसमें कुछ लोचा भी है। यह लोचा है कि कुछ जो है इसके पूरक पूरक मात्रक भी माने गए, पूरक मात्रक भी लिए गए हैं, और इस पूरक मात्रक की संख्या 2 है। जब आप एडमिशन लेंगे तो यह सारी की सारी नोट्स आपको या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन की क्लास में पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। क्योंकि सिर्फ मैं यहां समझाना है, इसीलिए साथ साथ या दो दो को हम एक लिस्ट लिखाना शुरू करेंगे तो काफी समय लगेगा, यानी कि आपके रटने का विषय हो जाएगा। मैं ये सातों 7×2 9, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूरक मात्रक सहित मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो संख्या 9 जाएगी। और जब बीपीएससी ने सिर्फ फंडामेंटल यूनिट की संख्या आपसे पूछा था तो उसकी संख्या सिर्फ 7 जाएगी। तो यह कौन कौन सी मूल मात्रक होती है रटने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि नोट्स में आपको मिल जाएगा, या फिर मैं क्लास लूंगा ऑफलाइन या ऑनलाइन ऐप के थ्रू, उस पर मैं लिखा भी दूंगा। लेकिन सिर्फ आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं, यह भी रटने की आवश्यकता नहीं है साथियों को, क्योंकि फिजिक्स रटने का चीज है ही नहीं, समझने का चीज है। फंडामेंटल का मतलब होता है अपने मूल स्वरूप में यथावत रहना। मूल स्वरूप का मतलब क्या है? इसका फंडामेंटल यूनिट्स किस प्रकार का हो? फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब यह होता है कि जैसे कि वह अपने मूल स्वरूप में होगा। जैसे लंबाई का मात्रक, यानी कि लेंथ का मात्रक, लंबाई जो हम मापते हैं, लंबाई जो मापते हैं का संकेत हम एल करते हैं, एल देते हैं, लेकिन उसको मापते किस में है? मीटर में मापते हैं। उसको मीटर में मापते हैं, कई बार सेंटीमीटर में मापते हैं। आगे बताऊंगा सेंटीमीटर में किस पद्धति में मापा जाता है और मीटर में किस में मापा जाता है। सिर्फ अभी ध्यान रखिए कि लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है, और मीटर में मापा जाता है। तो इस मीटर को हम तोड़ नहीं सकते। अब तोड़ने का मतलब क्या होता है? यानी कि इस लंबाई को हम तोड़ नहीं सकते। अब कहते हैं कि तोड़ कैसे नहीं सकते हैं? मीटर अगर 10 मीटर है तो सर हम उसको 2 मीटर, 8 मीटर, 6 और 4 मीटर में तोड़ देंगे। ये कहने का मतलब नहीं है, इसका ये कहने का तात्पर्य नहीं है। इसको कहते हैं कि मूल मात्रक उसको रूप में कहते हैं जो गुणज और खंडज के रूप में, गुणज या गुणज या भागफल के रूप में नहीं टूटे, ये मतलब होता है। जोड़ और घटाव से मतलब नहीं, क्योंकि अगर जोड़ करेंगे तो 12 में से 10 घटा लेंगे तो 10 आ जाएगा, या 8 को 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है
कि मूल मात्रा के इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया, नहीं। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब है वह मूल स्वरूप किस रूप में बना हुआ रहे, उसको ना गुणज के रूप में तोड़ पाए ना भागफल के तोड़ पाए। बोलिए कैसे? हम सिद्ध करके बताते हैं। जैसे लंबाई जो है उसको हम किस में डिनोट करते हैं? एल में। और एल को हम जोड़ नार कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, लेकिन इसे गुणज के रूप में नहीं लिखेंगे, लिख पाएंगे। जैसे हम गुणज के रूप में अगर एल से गुना कर दे तो एल गुने एल यह होगा एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर किसका डायमेंशन हो जाता है? डायमेंशन होता है यह जो होता है, यानी कि यह एल स्क्वायर हो जाता है, यह हो जाता है क्षेत्रफल का। तो यह जो है मूल स्वरूप में नहीं रहेगा अगर गुणज के रूप में रोक। इसीलिए जितना भी जो फंडामेंटल यूनिट है वह हमेशा गुणज और भागफल के रूप में नहीं टूटेगा। या तो ए डॉट बी या ए क्रॉस बी और ए भागा बी के रूप में नहीं टूटेगा। जब यह नहीं टूटे यानी कि नॉट ब्रेक डाउन दैट फॉर्म, it is called fundamental unit। फंडामेंटल यूनिट। अब चूंकि किताब में आप ये चीजें जब पढ़िएगा तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा, या ऐसे मूल स्वरूप में नहीं दिखाई पड़ेगा, या सिर्फ आप रटते हैं या रटा दिया जाता है। तो यह फिजिक्स का मूल कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इसी तरह से मोल जो है नहीं टूटेगा, है कि नहीं? बहुत ऐसे 7 उदाहरण है जो कभी भी तोड़ के देखिएगा। मैंने तो 2-3 उदाहरण आपको दिया हूं, बहुत से ऐसे उदाहरण है जो अपने मूल स्वरूप में टूटेगा नहीं, मोल भी नहीं, यानी कि लेंथ भी नहीं टूटेगा। तो सर ये 7 याद करना पड़ेगा? नहीं। या 9 याद करना पड़ेगा? नहीं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है मैं यहां पर बता रहा हूं, जिसके उदाहरण पर आप सोच लेंगे कि यह अपने मूल स्वरूप में बना हुआ है कि नहीं, और मूल स्वरूप से अपने परिवर्तन में आ जाएगा। इसी को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि ड्राइव यूनिट। ड्राइव का मतलब क्या होता है? आप जब क्रिकेट मैच में कमेंट्री सुनते होंगे तो कहता है ड्राइव, ड्राइव या पुल कहते हैं, पुल शॉट या ड्राइव का मतलब होता है खींचना। खींचना का मतलब जब हम खींचते तो वह ब्रेक डाउन होगा, और यह ब्रेक डाउन हो जो होगा या तो मल्टीपल के फॉर्म में होगा या डिविजिबल के फॉर्म में होगा। जब मल्टीपल और डिविजिबल के फॉर्म पर टूट जाए तो उसे ही डेरिवेटिव यूनिट्स के रूप में जानते हैं। जैसे मान लिया जाए कि फोर्स अगर हम लिख रहे हैं तो फोर्स का मतलब वो यह हो गया, बल जो हो गया या मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। और इस तरह से फोर्स जो है टूट गया किस में? द्रव्यमान में और त्वरण में। और इस सबके अलग अलग यूनिट्स निकलेंगे। कहने का मतलब है कि जब यह मल्टीपल के फॉर्म में टूट गया इसे व्युत्पन्न मात्रा कहेंगे, या बल जो है व्युत्पन्न मात्रा का उदाहरण देगा। इसी तरह से अगर हम इसको ये कर दें कि एक्सेलरेशन बराबर है फोर्स बटे एम, तो यह क्या हो जाएगा सर? तो ये भी जो हो जाएगा आपका, देखिएगा यह भाग के फॉर्म पर है, यानी कि यह भाग के फॉर्म पर है, यानी कि यह स्वाभाविक रूप से जो है आपका एक्सेलरेशन जो है फोर्स बाय मास के फॉर्म पर है, यानी कि यह डिविजिबल के फॉर्म पर है, डिविजिबल के फॉर्म पर है। इसीलिए यह जो है व्युत्पन्न मात्रा का अधिकारक है। लेकिन एक बात हमेशा देखिएगा, मास अगर अकेले है, मास अगर अकेले आएगा
द्रव्यमान जो होगा, यह द्रव्यमान अकेले में होगा तो यह हो जाएगा फंडामेंटल। अब हमें लगता है कि सारे लोगों को कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो। फंडामेंटल यूनिट्स किसको कहेंगे, डेरिवेटिव यूनिट्स किसको कहेंगे। आज के बाद फिजिक्स रटने की आवश्यकता नहीं है, इस कंसेप्ट के आधार पर आप यूनिट छोड़ लेंगे और आप उसको समझने कहेंगे। अब है मेजरमेंट सिस्टम्स, यानी कि मापन की पद्धतियां मापन की कौन कौन सी पद्धतियां होती। फिजिक्स में बहुत ध्यान रखिएगा कि मापन की